दोस्तों, आज जो हुआ है वो सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच एक एग्रीमेंट नहीं है। ये डील डिसाइड कर सकती है कि ऑयल कितना महंगा होगा, गोल्ड और सिल्वर किधर जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी या घटेगी, और अगले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट कितना स्टेबल रहेगा। लेकिन सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? मीडिया सिर्फ हेडलाइंस दिखा रही है, लेकिन असल कहानी उसके पीछे छुपी हुई है। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि इस डील में एग्जैक्टली हुआ क्या है, अमेरिका ने क्या पाया है, ईरान ने क्या पाया है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये सच में एक पीस डील है या सिर्फ एक टेम्परेरी पॉज है। लेकिन दोस्तों, इस डील को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर अमेरिका और ईरान इस पॉइंट तक पहुंचे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कई हफ्तों से दुनिया एक बड़े रिस्क से डर रही थी। अगर कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो सकता था, और अगर हॉर्मूज बंद होता तो दुनिया की लगभग 20% ऑयल सप्लाई रिस्क में आ जाती। ऑयल प्राइसेस $120, $130 एंड इवन $150 तक जा सकते थे। पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, इन्फ्लेशन महंगी, और स्टॉक मार्केट्स पैनिक में। यानी दोनों तरफ के पास एक रीजन था डील करने का। अमेरिका को ऑयल शॉक नहीं चाहिए था, ईरान को सैंक्शन से रिलीफ चाहिए थी। तो ओवरऑल सिचुएशन ये थी कि दोनों तरफ प्रेशर था, और जब दोनों तरफ प्रेशर हो तो अक्सर बैटलफील्ड की जगह नेगोशिएशन टेबल एक्टिव हो जाती है। इसी नेगोशिएशन का पहला रिजल्ट था सीज फायर। सबसे पहला एग्रीमेंट है कि लड़ाई रोक दी जाएगी, मिसाइल अटैक रोक दिए जाएंगे, और मिलिट्री एस्केलेशन रोक दी जाएगी। और अगले लगभग 60 दिन तक दोनों साइड्स नेगोशिएशंस करेंगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी के लिए लड़ाई रोक दो और बातचीत शुरू करो। ये कूलिंग ऑफ पीरियड है, और असली टेस्ट अब शुरू होता है। लेकिन सीज फायर सिर्फ पहला स्टेप है। असली वजह जिसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया था वो कुछ और थी, और उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब आते हैं डील के सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉइंट पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक छोटा सा वाटरवे, लेकिन दुनिया के लिए ऑयल मार्केट का हार्ट बीट। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक, ईरान, सबकी ऑयल शिपमेंट्स यहीं से गुजरती हैं। अगर ये रूट बंद हो जाए तो पूरी दुनिया को एनर्जी शॉक लग सकता है। इसलिए रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कमिटमेंट दिया है कि हॉर्मूज ओपन रहेगा, टैंकर्स चलेंगे, कॉमर्शियल शिपिंग कंटिन्यू होगी, और ग्लोबल ऑयल सप्लाई नॉर्मल रहेगी। ये पॉइंट अकेले ही मार्केट्स को काम करने के लिए काफी था। लेकिन अगर हॉर्मूज इकोनॉमिक हार्ट है, तो न्यूक्लियर इशू इस डील का पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक हार्ट है। और यहीं से शुरू होता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सालों से अमेरिका और ईरान को आमने सामने रखा है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका की सबसे बड़ी कंसर्न ये नहीं है कि ईरान के पास आज बॉम्ब है। उनका कंसर्न ये है कि ईरान कितनी जल्दी बॉम्ब बना सकता है। इसलिए रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एग्री किया है कि न्यूक्लियर वेपन परस्यू नहीं करेगा, प्रोग्राम को एक्सपैंड नहीं करेगा, और फ्यूचर मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शंस पर बात करेगा। लेकिन यहीं से सबसे बड़े क्वेश्चन शुरू होते हैं। ईरान के पास जो एनरिच यूरेनियम पहले से है, उसका क्या होगा? क्या उसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा? क्या वो एक्सपोर्ट होगा या उसे स्टोर होगा? अभी किसी को एग्जैक्ट जवाब नहीं पता, और इसी वजह से डील का फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है। तो एक तरफ अमेरिका न्यूक्लियर रिस्क को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन हर नेगोशिएशन में कुछ देना पड़ता है और कुछ लेना पड़ता है। तो सवाल यह है कि बदले में ईरान को क्या मिला। अब बात करते हैं पैसों की, और यहीं पर पिक्चर इंटरेस्टिंग हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को ऑयल एक्सपोर्ट करने की परमिशन मिल सकती है, सैंक्शंस में रिलीफ मिल सकती है, फ्रोजन एसेट्स रिलीज हो सकते हैं, और ब्लॉक्ड फंड्स तक एक्सेस मिल सकता है। सोचिए, एक कंट्री जिसके ऊपर सालों से इकोनॉमिक प्रेशर था, अचानक उसके लिए
ऑयल रेवेन्यू के दरवाजे खुलने लगे। ये ईरान की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक ईरान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एडिशनल लिक्विडिटी मिल सकती है। ऑयल एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स इंप्रूव हो सकते हैं और इकोनॉमिक प्रेशर काफी हद तक कम हो सकता है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स इस एग्रीमेंट को ईरान के लिए इकोनॉमिक लाइफलाइन कह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका खाली हाथ घर गया। अब सवाल आता है, अगर ईरान को इतना सब मिला तो अमेरिका ने क्या पाया? अमेरिका के लिए तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी। पहली, हॉर्मूज ओपन रहे। दूसरी, न्यूक्लियर रिस्क कम हो। तीसरी, मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा वॉर अवॉइड हो। अगर ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं तो वॉशिंगटन इस डील को अपनी डिप्लोमेटिक विक्ट्री के रूप में प्रेजेंट करेगा। यानी एक तरफ ईरान को इकोनॉमिक रिलीफ मिल रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका को स्ट्रैटेजिक ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है। अब जब दोनों साइड्स अपनी अपनी विक्ट्री क्लेम कर रही हैं तो नेचुरली मार्केट्स भी रिएक्ट कर रहे हैं और मार्केट का रिएक्शन हमें काफी कुछ बताता है। फाइनेंशियल मार्केट्स अनसर्टेनिटी से नफरत करते हैं और ये डील अनसर्टेनिटी को कम करती है। इसलिए ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोर ईरानियन ऑयल सप्लाई, लोअर जियोपॉलिटिकल रिस्क, स्टेबल शिपिंग रूट्स और इसी वजह से ऑयल पर प्रेशर आ सकता है, स्टॉक्स को सपोर्ट मिल सकता है, गोल्ड की फियर प्रीमियम कम हो सकती है। लेकिन सिल्वर की स्टोरी थोड़ी अलग है। सिल्वर सिर्फ प्रेशियस मेटल नहीं है, ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स, सब में सिल्वर लगता है। इसलिए अगर ग्लोबल ग्रोथ इंप्रूव होती है तो सिल्वर को लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिल सकता है और इसी वजह से कुछ इन्वेस्टर्स सिल्वर को गोल्ड से भी ज्यादा क्लोजली वॉच कर रहे हैं। लेकिन मार्केट्स की रिएक्शन से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक और चीज है और वो है पब्लिक का सबसे फेवरेट सवाल कि आखिर जीता कौन। अब आते हैं वो क्वेश्चन पर, वो सवाल पर जो सारी पब्लिक पूछ रही है, अमेरिका जीता या ईरान? सच कहूं, अभी किसी की क्लियर विक्ट्री नहीं हुई है। मिलिट्री विनर कोई नहीं है, इकोनॉमिक विनर फिलहाल ईरान है, स्ट्रैटेजिक विनर अभी डिसाइड नहीं हुआ है क्योंकि असली गेम अगले 60 दिन में खेली जाएगी। अगर ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जेन्युइनली रिस्ट्रिक्ट होती है तो अमेरिका को स्ट्रैटेजिक सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर सैंक्शंस रिलीफ मिल जाती है और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर लार्जली इंटैक्ट रहता है तो लोग कहेंगे ईरान ने बेटर डील हासिल की। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, लोग इस डील को फाइनल रिजल्ट समझ लेते हैं, जबकि असल में ये सिर्फ पहला चैप्टर है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड शुरू हुआ है वो है अगले 60 दिन और आपको सिर्फ 6 चीजों पर नजर रखनी है। नंबर 1, ईरान के यूरेनियम स्टॉकपाइल का क्या होता है। नंबर 2, इंस्पेक्शन रूल्स कितने स्ट्रिक्ट होते हैं। नंबर 3, ईरान कितना ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू करता है। नंबर 4, सैंक्शंस रिलीफ एक्चुअली इम्प्लीमेंट होती है या नहीं। नंबर 5, इसराइल और गल्फ कंट्रीज का रिएक्शन क्या होता है। और नंबर 6, सीज फायर बिना वॉयलेशंस के सरवाइव करता है या नहीं। इन्हीं सवालों के जवाब डिसाइड करेंगे कि ये एग्रीमेंट हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रूज में से एक बनेगा या सिर्फ एक टेम्परेरी पॉज। इसलिए आज की डेट में किसी भी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक बैलेंस्ड वर्डिक्ट जरूर दिया जा सकता है। तो अगर पूरी डील को सिर्फ एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो मैं कहूंगा कि ईरान को इकोनॉमिक ब्रीदिंग रूम मिला है, अमेरिका को शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजिक रिलीफ मिला है और दुनिया को एक टेम्परेरी पॉज मिला है। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन अभी भी नेगोशिएशन टेबल पर ही पड़ा हुआ है। मेरे व्यू में इस डील को पीस ट्रीटी समझना गलती होगी। ये अभी एक फ्रेमवर्क है, एक बार्गेन है, एक पॉज है, एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फाइनल सोल्यूशन नहीं है। अभी लड़ाई रुक गई है लेकिन असली नेगोशिएशन अभी शुरू हुई है और अगले 60 दिन सिर्फ ईरान और अमेरिका का फ्यूचर नहीं बल्कि ऑयल
गोल्ड, सिल्वर और ग्लोबल इकोनॉमी का फ्यूचर भी डिसाइड कर सकते हैं। और इसीलिए दुनिया की नजरें अब बैटलफील्ड पर नहीं, नेगोशिएशन टेबल पर टिकी हुई हैं। और शायद वहीं पर डिसाइड होगा कि ये डील हिस्ट्री बनेगी या हिस्ट्री का एक और अधूरा चैप्टर बनकर रह जाएगी।